नए हफ्ते की दमदार शुरुआत के आसार और दुनिया भर के बाजारों से है बेहतरीन संकेत और कुछ और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए है तैयार बाजार। आइए मजबूत शुरुआत के बाद और बढ़ेंगे या फिर रुकेंगे, लेंगे जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बेहद मजबूत ग्लोबल संकेत आ रहे हैं, एशिया के बाजार भी तेजी में है। इस बीच भारतीय बाजारों पर कैसा एक्शन रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। नए हफ्ते की शुरुआत है तो जान लेंगे अनिल जी से कि इस हफ्ते के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले सर बताइए, आज के बड़े ट्रिगर्स कौन से हैं? ट्रिगर्स पूरी तरह से अमेरिकी बाजारों से आ रहे हैं दीप, और वो बेहद मजबूती के आते हुए दिख रहे हैं। भले ही शुक्रवार को अमेरिकी बाजार रहे हों बंद और डाउ फ्यूचर्स में वीकेंड पर रही हो सुस्ती, लेकिन आज चुस्त होते दिख रहे हैं। डबल सेंचुरी मारकर डाउ फ्यूचर्स ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और यही जोश बढ़ता हुआ दिख रहा है दुनिया भर के बाजारों में। और एशिया की भी दमदार शुरुआत हुई है, तो ये दोनों ही ट्रिगर बहुत बड़े हैं। एक और ट्रिगर बड़ा है लेकिन बाजार नजरअंदाज कर रहा है। चीन और अमेरिका के बीच में दक्षिण चीन सागर में तनाव थोड़े बढ़ने के संकेत आ रहे हैं, लेकिन बाजारों को न कोरोना से फर्क पड़ता है और न किसी इस तरह के तनाव से। पिछले 3 दिनों में 70,000 नए मामले कोरोना के भारत में सामने आए। अमेरिका में भी 45,000 से ज्यादा मामले सामने आते दिख रहे हैं हर रोज, लेकिन उसके बावजूद बाजार मजबूती के साथ है। आज से जी बिजनेस पर दर्शकों के लिए काफी कुछ खास शुरू हो रहा है। एक तो ये कि रिजल्ट सीजन चूंकि थोड़ा सा ठंडा हुआ है, जब भी रिजल्ट सीजन मजबूत रहेगा आपको वरिंदर एक्स रिजल्ट मार्केट खुलने के पहले सभी नतीजों का, खासतौर से कैश मार्केट की छोटी कंपनियों का नतीजों का पूरा विश्लेषण मिलेगा। लेकिन चूंकि अभी रिजल्ट सीजन थोड़ा ठंडा है तो आपको 10:15 बजे हम एक एक सेक्टर लेकर उस सेक्टर की कुछ कंपनियों का विश्लेषण करेंगे जिनके नतीजे काफ़ी अच्छे या खराब आए हैं। तो आज पावर और इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी का आज विश्लेषण किया जाएगा, इन कंपनियों का विश्लेषण किया जाएगा। तो जिन लोगों को फंडामेंटली मजबूत विश्लेषण देखना है, नतीजों के दम पर किस कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, वैल्यूएशंस कैसे हैं, उस पर आपको सुबह आज 10:15 बजे जुड़ना चाहिए। 10:30 बजे भी आज हमारे पास आपके लिए एक खास कार्यक्रम है और आज से हम शुरू कर रहे हैं न्यूज़ पर व्यूज। कई सारे शेयर ऐसे हैं जो खबरों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन वहाँ पर होता है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं मदरसन सुमी के साथ, जहाँ पर जो रिस्ट्रक्चरिंग की घोषणा की है कंपनी ने, तो उनके चेयरमैन विवेक चांद सहगल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि कंपनी का क्या इरादा है और इसकी डिटेल्स क्या है। लेकिन इसके अलावा आज से फिर 9:30 बजे से मालामाल वीकली आपके लिए हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार स्टॉक सेंसिबल तरीके से ट्रेड करें, सर्किट ना लगाएं और आराम से सबको निवेश करने का मौका मिले। तो मैंने जो पोल करवाया, पोल करवाने के मुताबिक ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि बाजार खुलने के बाद 9:30 बजे दीजिए ताकि सबको बराबर मौका मिले। तो देखते हैं, आज शुरुआत करके देखते हैं कि कैसे क्या रिएक्शन आता है। 1-2-3 दिन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या वही सही जगह है। तो चलिए, ये ढेर सारा एक्शन है दीप, जो आज दिन भर स्पेशली 11 बजे तक तो बेहद बिजी रखने वाला है आपको और हमें। और एक और बड़ा बदलाव है, वो भी बता दूं मैं आपको, जब लगी हाथ बात निकली है, तो वो ये है दीप कि 10 से 11 के बीच में हम जो SPL मिड कैप स्टॉक्स ले रहे हैं, वहाँ पर हमने हमारे मेहमानों की संख्या 3 से घटाकर 2 कर दी है। अब 2 ही मेहमान होंगे जो आपको 3-3 पिक्स देंगे, शॉर्ट टर्म, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म। और उसके बदले में जो हमारी 9-10 बजे तक की जो टीम है, जो सारे एक्सपर्ट्स हैं, जो आमतौर पर 10 बजे के बाद चले जाते थे, तो लोगों का ये मानना है कि भाई हमें BTST चाहिए, 11 बजे तक चाहिए। तो आपकी इस मांग को ध्यान में रखते हुए हमारे सारे गेस्ट बने रहेंगे और बीच बीच में आपके लिए BTST कॉल्स भी आते रहेंगे। तो चिंता न करें, BTST कॉल्स भी आपको मिलेंगे। ये सारा का सारा एक्शन आपके लिए, तो ढेर सारा एक्शन है। और आज के मेहमान है विकास सेठी और सिमी भौमिक जी। दीप बिल्कुल सर, तो शानदार ट्रेडिंग के मौके आपको मिलने वाले हैं, स्टॉक्स पर एडवाइस मिलने वाली है, फंडामेंटल रिसर्च बेहतरीन आपको मिलने वाली है। तो एक्शन भरपूर रहने वाला है जी बिजनेस पर आज सुबह 8 से 11 बजे। तो सर उसी एक्शन की बात करते हैं। डाउ फ्यूचर्स 250 अंक लगभग ऊपर थे और अभी इंट्राडे में तो 26,000 के ऊपर भी जाते हुए दिखे। SGX निफ्टी सर 1% ऊपर है और पिछले हफ्ते का जो एक्शन था वो शानदार एक्शन रहा। वो 10,550 की जो एक अपवर्ड रेजिस्टेंस थी सर, उसको क्रॉस भी करा और उसके ऊपर लगातार 2 दिन से हम बंद भी हुए हैं। बैंक निफ्टी से अभी भी उतना पार्टिसिपेशन नहीं आया है, हालांकि रोज हम एक्शन भरपूर देख रहे हैं, पर जिस तरह से अब मार्केट्स आगे बढ़ रहे हैं और वो एक रेजिस्टेंस क्रॉस कर ली है और पॉजिटिव ग्लोबल संकेत आते हैं, अब क्या लग रहा है सर, क्या एक और ब्रेकआउट मूव आ सकता है इस बाजारों में? क्या एक्शन और भी भरपूर होने वाला है ऊपरी तरफ जहां तक बाजार बात करें? देखिए दीप, असली ब्रेकआउट तो 10,100
10,150 10,200 पर ही बाजार ने दे दिया था, जब 10,159 के हाई को पार कर बाजार कर टिके और उसके बाद 10,300 तक 328 तक पहुंचे थे और उसके बाद जो करेक्शन हुआ उसमें 9,800 तोड़ा नहीं, तो 9,800 तक का करेक्शन देने के बाद जो बाजार ने ऊपर की यात्रा शुरू की है, तो 9,800 से ब्रॉडली आप ये कह सकते हैं कि 10,600 तक, यानी कि कितना 600 200 800 पॉइंट तक तो अभी तक कोई साइजेबल करेक्शन आया नहीं। तो ये वाली तेजी जो बनी है ये काफ़ी फास्ट बनी है और एक तरफा बनी है। 9,800 मेरे ख्याल से 9,806 का लो बनाकर बाजार भागे हैं। वहाँ से जो तेजी बनी है 22-23 जून के आसपास से, वो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो ये आपके लिए एक बड़ा मूव है। तो मैं ये कहूँगा कि ब्रेकआउट तो है, लेकिन ब्रेकआउट दिन ब दिन और ज़्यादा मजबूत और कंफर्म होता दिख रहा है और उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आपकी ट्रेडिंग रेंज ऊपर की तरफ सरक रही है और आपके स्टॉप लॉस ऊपर जा रहे हैं। और ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करने का एकमात्र तरीका है, मैं बार बार कहता हूँ कि भाई आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि किस लेवल के नीचे जाने के बाद बाजार अपनी चाल बदलने की कोशिश करेगा, कब पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल से नेगेटिव कब होगा। वो लेवल्स अगर आपके दिमाग में क्लियर हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। और अभी ये लेवल्स जो बदल कर आ रहे हैं ये है 10,300 का। जब तक आप 10,300 के ऊपर बने हुए हैं तब तक आप पॉजिटिव हैं ट्रेंड के मामले में, न्यूट्रल भी नहीं होंगे। अब न्यूट्रल होने के लिए आपको 10,300 के नीचे बंद होना ज़रूरी होगा। तो जब तक आप 10,300, और देखिए इतनी तेज़ी के मार्केट में आपको 250-300 पॉइंट की 3% की रिस्क को लेकर चलनी पड़ेगी, या तो फिर आप अदरवाइज ट्रेंड को ट्रेड नहीं कर पाएंगे। पॉइंट ये सिंपल है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि बैंक निफ्टी के लिए वो लेवल और भी दूर है थोड़ा सा, लेकिन वो मेरे ख्याल से 21,000 के आसपास का लेवल है। जब तक आप 21,000 के नीचे बंद नहीं होते तब तक बैंक निफ्टी का ट्रेंड बदलेगा नहीं, पॉजिटिव से न्यूट्रल नहीं होगा। ये अगर होता भी है, पहली बात तो इसकी संभावना फिलहाल कम दिख रही है, अगर होता भी है तो फिर ये दो वजह से होगा। किसी न किसी एक्सटर्नल इवेंट की वजह से हो सकता है जो आपको, मुझे, हम सबको पता नहीं है। तो कोई एक शॉक चाहिए, जानते हुए जो खबरें हैं उनसे बाजार में वो बड़ा करेक्शन आना नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आ भी जाए तो वो सिर्फ ट्रेंड रिवर्सल पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा, नेगेटिव होने के लिए अभी भी काफ़ी वक्त है। तो जब आपको पता है कि आप पॉजिटिव ट्रेंड में और न्यूट्रल होने में भी वक्त है, तो फिर आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। बीच बीच में आपको कभी कभी आप निफ्टी या बैंक निफ्टी आपको हल्का करेक्शन देगा, जैसे हमने शुक्रवार को बात की थी कि पुट कॉल रेशियो 1.61 पर हो गया, तो वहाँ आपको हल्का करेक्शन मिलेगा। अब अपसाइड कितनी हो सकती है ये आप अंदाज़ा लगाने के बजाय आप डाउन साइड देखें कि मेरी डाउन साइड मुझे पता है, फिर मैं अपसाइड के लिए ट्रेड करूँगा। फिलहाल जिस तरह का मामला है 10,750 पहला लेवल है जहां पर थोड़ा सा रुक सकते हैं और उसको पार किया तो 10,900 11,000 की तरफ बाजार बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो 1 लेवल एट ए टाइम, ये ज़्यादा सही स्ट्रेटेजी होगी, पहली चीज़। अब आइए आपकी बात जो बैंक निफ्टी की है। बैंक निफ्टी देखिए सुस्त तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। आपका ऑब्जर्वेशन भी ठीक है, पिछले 2 दिनों से बैंक निफ्टी लगातार हल्की हल्की नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है। एक चीज़ जो दीप साफ दिख रही है, आज मुझे बैंक निफ्टी कहाँ ओपन होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज वो कहाँ क्लोज होता है वो मेरे लिए बेहद अहम है। अगर बैंक निफ्टी आज 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, यानी कि जहाँ हम बंद हुए वहाँ से 150 पॉइंट ऊपर मान लिए, तो मेरे लिए एक बैंक निफ्टी में भी जो पिछड़न है, जो रुका हुआ है, थका हुआ है, वो तेजी में बदलता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी भी फिर 22,500 की तरफ तेजी से जाने की कोशिश कर सकता है। तो क्लोजिंग बैंक निफ्टी की बेहद अहम है। आप लगातार पिछले 3 दिनों से बैंक निफ्टी को दिन के दौरान 22,000 के ऊपर जाते देखते हैं, लेकिन बंद होते होते आप 21,950 21,850 उस रेंज में आ जाते हैं। तो 22,000 के ऊपर लगातार सप्लाई हो रही है और क्लोजिंग आपको 22,000 के नीचे मिले। तो आपके दूसरे सवाल का जवाब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए, और ऐसा लग रहा है कि अगर ग्लोबल मार्केट जिस तरह का माहौल आज दिखा रहे हैं, तो ये बैंक निफ्टी का जो पिछड़ापन है, जो आपको लग रहा है कि ये पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, इसकी भी तैयारी कर लीजिए। हो सकता है बैंक निफ्टी भी आप तेज़ दौड़ लगाने को तैयार हो जाए। तो बैंकिंग शेयरों में, बैंक निफ्टी में भी अब बहुत ज़्यादा आप देखेंगे नहीं कि वो रुक रहा है। इसमें सारे एनालिसिस में एक ही रिस्क है, कोई अनएक्सपेक्टेड खबर। वो अनएक्सपेक्टेड खबर कोई हमारी सीमा से आए, या अमेरिका के चीन के तनाव की वजह से आए, या कोई ट्रम्प साहब के ट्वीट से आए, कहाँ से आएगा वो हमें किसी को नहीं पता। जो हमें पता है कोरोना, स्लो इकोनॉमिक रिकवरी, ये इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ आई तो अलग बात है, और वो जब वो हमें पता ही नहीं तो उसमें दिमाग ही क्यों लगाना है, टेंशन ही क्यों लेना है। जो नहीं पता उसका क्या करोगे? तो जो पता है उस पर ट्रेड करेंगे। पता ये है कि सब कुछ ठीक है, मार्केट बुरी खबरों को नज़रअंदाज कर रहा है, अच्छी खबरों पर तेजी कर रहा है, आपका स्टॉप लॉस आपको पता है, करिए तेजी, ऊपर के लेवल के लिए ट्रेड करते रहिए, क्लोजिंग पर फोकस कीजिए आज। जी बिल्कुल अनिल जी, क्लोजिंग पर फोकस करते हैं, और स्पेशली जिस तरह से बैंक निफ्टी की क्लोजिंग होगी सर,
और क्योंकि आपने बैंक निफ्टी या बैंक्स के बारे में बात करी, अपडेट्स भी आए हैं सर। पहली तिमाही के Q1 जो अपडेट्स आते हैं बैंक्स की तरफ से रिजल्ट से पहले, वो आते हुए दिख रहे हैं सर, और काफी अच्छे अपडेट्स आए। जहां तक HDFC बैंक की बात करें, लगता नहीं है सर कि पहली तिमाही में 2 महीने के लिए लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉकडाउन था, क्योंकि इनके वैसी ही परफॉर्मेंस आ रही है। एडवांसेस में देखें तो 21% की ग्रोथ है, डिपॉजिट्स में देखें तो 25% की ग्रोथ है, यानी कि अच्छी डिपॉजिट ग्रोथ है, अच्छी लोन ग्रोथ ये दिखा रहे हैं। साथ ही जो इन्होंने लोन्स लिए हैं वहां पर भी एक अच्छा मूवमेंट आता हुए दिख रहा है। फेडरल बैंक का जो अपडेट आया वो भी ज्यादा खराब नहीं है सर, इनके भी एडवांसेस 8% बढ़े हैं और डिपॉजिट 17% बढ़े हैं। तो मॉरिटेरियम का कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर होगा, लॉकडाउन का स्लोडाउन का इफेक्ट होगा, पर जो अपडेट्स आ रहे हैं, स्पेशली जो HDFC बैंक की तरफ से अपडेट आए हैं, वो काफी मजबूत हैं। और सर बाकी भी सेक्टर्स देखें तो मैरिको, नेशनल फर्टिलाइजर, सोभा, यहां से भी जो अपडेट्स आए हैं, थोड़े तो ऑफकोर्स मॉडरेशन दिखा है सर, पर उतने खराब नहीं जितना किसी ने सोचा होगा कि एक तिमाही में होंगे, जहां पर 2 महीने के लिए ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉकडाउन था। बिल्कुल दीप, तो ज़्यादातर कंपनियों के जो क्वार्टरली अपडेट्स आते हैं, आंकड़े आते हैं, रिजल्ट्स तो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन ये आंकड़े ऐसे हैं जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले हैं। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, तो मजबूत अपडेट हैं। और स्पेशली बैंक्स के लिए तो ये एक अच्छी बात भी है कि काफ़ी लोगों ने मॉरेटोरियम का फ़ायदा उठाया, तो प्रोविजनिंग उनकी कमी हुई है और NPA इसी वजह से बढ़े नहीं, तो ये काफ़ी बढ़िया अपडेट्स हैं जी। बिल्कुल, तो काफी मजबूत अपडेट्स आए, वहां पर नजर रखते हैं सर। एक बड़ी बात और है, ITC पर आज नजर रखनी पड़ेगी। वैसे काफी एक्टिव रहा है, इन्होंने 10 रुपए 15 पैसे का जो डिविडेंड डिक्लेयर करा था, आज एक्स डिविडेंड होने वाला है। तो एक बार सर आप फिर से बता दीजिए कि जो स्टॉक पर अफेक्ट आएगा वो तो आएगा, FNO में जो इसका इम्पैक्ट होगा वो भी कैसे देखना चाहिए, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। टाटा स्टील की तरफ से हमने पिछले हफ्ते देखा, वहां पर भी एक बड़े डिविडेंड की घोषणा थी 10 रुपए से ज्यादा की, वहां पर भी FNO में क्या इफेक्ट होगा। और आज JSW स्टील और माइंट्री भी एक्स डिविडेंड होने वाले हैं। JSW स्टील का 2 रुपए पर शेयर है, माइंट्री का 10 रुपए पर शेयर है। पर इस जो डिविडेंड अनाउंसमेंट का और एक्स डिविडेंड होने का FNO पर क्या इम्पैक्ट होगा, वो एक बार सर समझा दीजिए। देखिए, इसका नियम ये है कि जिस दिन डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है, उस दिन की जो क्लोजिंग प्राइस है उससे आपको स्टॉक की प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ना है उसको तय करना होता है। 2017 का जो सर्कुलर है वो ये कहता है कि अगर आपकी उस डिविडेंड के डिक्लेयर करने के एक दिन पहले की जो भी क्लोजिंग प्राइस है, अगर उसका 5% से ज़्यादा डिविडेंड है तो वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को भी वो डिविडेंड मिलेगा। यानी कि अगर आपने वायदा कारोबार में शेयर खरीद रखे हैं तो आप डिविडेंड के लिए एंटाइटल होंगे, और अगर 5% से कम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए, ITC 195 रुपये पर बंद हुआ था जिस दिन डिविडेंड का ऐलान हुआ, तो इसका मतलब ये है कि 10 रुपये का डिविडेंड 5% से ज़्यादा है। यही अगर ITC 201 बंद होता तो वायदा कारोबार में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं तेजी की तरफ, उनको डिविडेंड का फायदा नहीं मिलता क्योंकि वो 5% से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन 195 पर बंद हुआ था, तो जो भी वायदा कारोबार के ट्रेडर्स है वो डिविडेंड के एंटाइटल है। वो कैसे मिलेगा वो मैं अलग बताता हूँ। जैसे और दूसरा है आपका टाटा स्टील, वहाँ पर भी 10 ही रुपये का डिविडेंड है, लेकिन टाटा स्टील का दाम 300 रुपये से ऊपर का था, 325 रुपये के आसपास। तो टाटा स्टील के जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के जो ट्रेडर्स हैं उनको डिविडेंड का फायदा, स्पेशली जो तेजी करके बैठे उनको फायदा नहीं मिलेगा। अब आइए, आज ITC में क्या होगा। 207 रुपये पर ITC ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड का फायदा कैसे मिलेगा ट्रेडर्स को? जिन ट्रेडर्स ने जो भी ऑप्शन में खरीदारी या बिकवाली की है, 10 रुपये डिविडेंड है, तो उनके ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस उतने ही पैसे से कम हो जाएगी डिविडेंड की प्राइस। सपोज आपने 200 रुपये का कॉल ऑप्शन ITC का खरीद रखा है, तो उसकी स्ट्राइक प्राइस घटकर 190 हो जाएगी। आपने 200 रुपये का कॉल ऑप्शन बेच रखा है, उसकी स्ट्राइक प्राइस घटकर 190 हो जाएगी। तो आपकी स्ट्राइक प्राइस ऑलरेडी 10 रुपये कम हो गई, और जैसे आपकी स्ट्राइक प्राइस 10 रुपये कम हो गई, तो नेचुरली आपने जो 200 का कॉल ऑप्शन लिया था 190 का कॉल ऑप्शन हो गया। अब नेचुरली थोड़ा सा कैश मार्केट में भी एक्स डिविडेंड होगा तो वो भाव कम होंगे, लेकिन वो डिविडेंड का एडजस्टमेंट इस तरीके से होगा, तो आपकी ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो रूल सिंपल है, अगर वायदा कारोबार का शेयर है, 5% से ज़्यादा डिविडेंड है, तो वायदा कारोबार के लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इसका बेनिफिट उस तरीके से नहीं होगा जैसा डिलीवरी में होता है कि आपके अकाउंट में डिविडेंड आ जाए और क्रेडिट हो जाए। वो नहीं होने वाला है। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पर आपका जो है वो बेस चेंज होता है, जो आज होगा ITC के लिए। जी दीप।
ओके, तो नज़र रखनी पड़ेगी और इसका ऑब्वियसली आप जो स्टॉक प्राइस है उस पर तो इम्पैक्ट देखेंगे, फ्यूचर्स में भी देखेंगे और ऑप्शंस में भी इस प्राइस का आप इम्पैक्ट देखने वाले हैं। तो नज़र रखिए जिस तरह से आईटीसी स्पेशली आज जो एक्स डिविडेंड होके स्टॉक में आप मूवमेंट देखने वाले हैं। चलिए सर, तो ये तो रही आईटीसी की बात और हम देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते काफ़ी एक्टिव रहा है ये स्टॉक। पर आज के फिर सेटअप की बात करते हैं और आज के जो संकेत आ रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं सर? ग्लोबल तो काफ़ी पॉजिटिव हैं, बाकी जो संकेत बाजार के हैं वो भी आपको कैसे दिख रहे हैं? देखिए, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव इसलिए कि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है। बाकी कोरोना को लेकर या चीन अमेरिका के बीच में तनाव को लेकर कोई खास अच्छी खबरें नहीं है। खबरें तो बुरी है, लेकिन ठीक है, बाजारों ने फोकस कर रखा है कि हम इन पर फोकस नहीं करेंगे। तो फिर सिंपल चीज़ है वही कि चलिए बाजारों के हिसाब से आप चलें तो फिर उस हिसाब से संकेत पॉजिटिव ही हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्लोबल मार्केट्स में भी हमारे यहाँ भी एफआईज की तरफ से बड़े दिनों बाद संकेत पॉजिटिव साइड पर आए हैं और घरेलू फंड के न्यूट्रल साइड पर। वायदा कारोबार के संकेत भी न्यूट्रल हैं। जो कोशिश से मैंने न्यूट्रल किया, सेंटीमेंट मैंने जरूर कोशिश किया है। अब वैसे आप कहेंगे तो कि आज के सेंटीमेंट में ऐसी क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये चीन अमेरिका के बीच में तनाव की खबरें आ रही है अब या फिर वापस एक आप सुबह बता भी रहे थे कि एक और वो जो जाने माने गायक हैं वहाँ पर अमेरिका में, वो राष्ट्रपति चुनाव में कूदने की बात कर रहे हैं। जो बाइडेन की कहीं कहीं लीड की बात हो रही है, तो कब कहाँ से कोई अचानक से कोई खराब खबर आ जाए उसका पता नहीं। तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखने में हट दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेगेटिव हो जाइए कहीं, बिल्कुल थोड़ा सा सावधान रहिए कि बहुत सारी चीज़ें जो हो रही है। तो सेंटीमेंट सावधानी भरा है, पॉजिटिव साइड पर ही है लेकिन, और ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर है, ये आपके लिए। आइए अब मैं आपको आज का सपोर्ट जोन दे दूं। निफ्टी का सपोर्ट जोन बहुत मजबूती से ऊपर निकल कर आया है। 10,475 10,550 ये निफ्टी के लिए डे सपोर्ट जोन है और ऊपरी स्तर पर 10,700 10,750 तक की रेंज बन सकती है। 10,750 के पार निकल कर जाने के बाद और बढ़िया तेजी बनेगी। तो फिलहाल आज के लिए मैं 10,700 10,750 की रेंज में समझता हूँ वहाँ बाजार रुक सकते हैं। 21,500 21,700 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन है। 22,250 22,475 ऊपरी रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। ये आपके लिए आज की रेंज हो गई। अब आइए जो छोटी बड़ी और मीडियम रेंज है वो भी मैं आपको बता दूं। निफ्टी पर 10,550 10,650 आज की मीडियम रेंज है और ऊपर के छोटी रेंज है 10,550 10,650 10,500 10,700 ये मीडियम रेंज है और बड़ी रेंज 10,475 से 10,750 की निकल कर आती है। बैंक निफ्टी की रेंज में कोई फर्क नहीं है। जो शुक्रवार की रेंज थी सेम टू सेम वही आज की भी। अगर आपने शुक्रवार को लिखी हुई रेंज तो आपको बदलने की भी जरूरत नहीं है। 21,700 22,150 छोटी, 21,600 22,325 मीडियम, 21,500 22,450 या 475 बड़ी रेंज। ये आपके लिए रेंज हो गई है आज के सेशन में। जी दी बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी पर नजर रखिए, वहां पर आपने रेंज ब्रेकआउट अभी तक देखा नहीं है पर शायद आता हुआ दिख सकता है। निफ्टी पर रेंज ब्रेकआउट हो चुका है और अगर आप पिछले हफ्ते से आप देखें तो लगातार जो ऊपरी रेंज है वो आपको बढ़ती हुई दिख रही है। सर, पीसीआर 1.5 हुआ है, विक्स हमने 3% गिरते हुए देखा है, यहाँ से कुछ संकेत आ रहे हैं? देखिए, पीसीआर 1.61 से थोड़ा घटकर नीचे आ गया। तो यहाँ पर कंफर्टेबल है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमको डरने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा पीसीआर है तो कहीं ऊपर में सप्लाई तो नहीं आ जाएगी। अभी तो कम से कम नहीं दिख रहा। दिन के दौरान अगर 1.7 के आसपास पीसीआर पहुंच जाए तो थोड़ा सावधानी रखिएगा, बस उतना ही ध्यान रखिए। और विक्स तो ठीक है, कंफर्टेबल। विक्स नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, वो ट्रेंड जो है वो बना हुआ ही है। अब आइए आपकी जो अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें आपको क्या करना है। वेल डिफाइंड क्लियर कट सिंगल स्टॉप लॉस निफ्टी पर तेजी की पोजीशन है 10,475। इसके नीचे दिन के दौरान जाए या इसके नीचे बंद होता हुआ दिखे, एग्जिट। ठीक है, अब अगर आपको रिस्क कम रखनी है ऊपर लाइए, तब आपके लिए इंट्राडे का स्टॉप लॉस हो जाएगा 10,550 का। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे अभी भी 10,475 रहेगा। इंट्राडे में अगर आपको स्टॉप लॉस करना है गैप से खुल के आप 10,675 10,700 खुलेंगे, समझिए। ठीक है ना दीप? तो फिर उसके बाद आपको 10,550 पे स्टॉप लॉस खींच लाना है, इतना समझ लीजिए। 10,550 पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी, यहाँ भी वेल डिफाइंड क्लियर कट स्टॉप लॉस 21,700 का। 21,700 के नीचे बंद होता है, पोजीशन कम कर लीजिए। ठीक है, और 21,700 के नीचे दिन के दौरान जाता है, हालांकि उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में जाएगा, लेकिन आपको कहीं तो डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, कहीं तो रखोगे ना। तो 150 पॉइंट नीचे का यहाँ पर आपको डिसिप्लिन रखना है। शॉर्ट्स हैं, होनी तो नहीं चाहिए, फिर भी अगर है तो आपकी मर्जी। मेरी मर्जी से चलेंगे तो आप काट लिए होते, नहीं तो अब काट लीजिए 10,625 के ऊपर
खुलते ही काट लेना चाहिए अगर डे ट्रेडर हैं तो, और पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 10,600 10,625 मतलब एक और पॉजिटिव क्लोज मिले 10,600 के ऊपर तो आपको काट ही लेनी, फिर सोचना क्या है। ये आपका बैंक निफ्टी हो गया। अब बैंक निफ्टी में मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे किया है, 22,350 से मैं नीचे ले आया हूँ। मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए एक्चुअली। मैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है दीप कि बैंक निफ्टी कभी भी जो ढीला है ना वो कभी भी चलने को तैयार हो सकता है वापस, इसलिए हमें क्या करना है कि स्टॉप लॉस छोटा कर लेना है। 22,100 अब आपका बैंक निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रहेगा। जिनको और छोटा करना हो 22,000 का कर लो। क्लोजिंग तो 22,000 के ऊपर मिले तो किसी को पूछना भी मत भाई, काट ही लीजिएगा। तो 22,000 के ऊपर 3 दिनों से हम बंद नहीं हो पा रहे, तीनों दिन 22,000 के ऊपर जाते हैं, सप्लाई आ जाती है। तो अगर आज 22,000 के ऊपर ही बंद हो और फिर भी आपको सेफर साइड पर डीप स्टॉप लॉस लगाना है, आप ये चाहते हो कि मेरा स्टॉप लॉस 2-5-25 पॉइंट से ऐसा ना हो कि मेरा स्टॉप लॉस लग जाए और फिर नेक्स्ट डे वापस बढ़ जाए, तो वो बड़ी तकलीफ होती है। तो इसलिए मैंने सेफर साइड पर 22,100 का स्टॉप लॉस दिया। लेकिन जितना बड़ा स्टॉप लॉस आप रखोगे उतनी रिस्क भी आपकी बढ़ जाती है। तो दोनों चीज़ों में आपको अपनी रिस्क लेने की क्षमता वो ध्यान में रख के ट्रेड करना है, ठीक है ना। क्लियर है ये स्टॉप लॉसेस? बिल्कुल अनिल जी, तो रिस्क के हिसाब से करिए। निफ्टी पर आप देख रहे हैं कि अच्छा ब्रेकआउट ट्रेंड आ रहा है। बैंक निफ्टी किसी भी दिन ऊपरी तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, तो उसके लिए आप ज़रूर तैयार रहिएगा। नई पोजीशन सर फिर कैसे बनाए आज? अच्छा दीप, जो अभी आप जैसे मैं जवाब देता हूं तो फिर आप वापस जब नया अगला सवाल पूछते हैं तो उसके पहले आपका जो पहला शब्द आता है वो आता है बिल्कुल। तो कुछ लोगों ने मुझे ना पिछले वीक हफ्ते में मतलब ट्वीट में ऐसा लिखा भी था कि सबसे ज़्यादा दीप बोलते हैं बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सही है और उसमें गलत क्या है, बिल्कुल अच्छा ही बोल रहे हैं एक्चुअली। कई बार क्या होता है ना, आपको मुझे पता ही नहीं, हमारा कोई ना कोई एक तकिया कलाम होता है शब्द। बात शुरू करने के लिए या बात खत्म करने के लिए आप एक शब्द को रखते हैं और ये सबका होता है। ऐसा नहीं खाली दीप का, मेरा भी होगा, मुझे पता नहीं। मेरा आप ढूंढ के बताओ कि मैं कौन सा शब्द सबसे ज़्यादा मैं एक तो जैसे मैं बोलता हूँ जब भी एनालिसिस करता हूँ, पॉइंट सिंपल है ना, मतलब तो वो सबका होता है। और जो लोग है ना ट्वीट करके बोलते हैं कि दीप बिल्कुल होता है, उनका भी कुछ ना कुछ होगा। तो इसलिए ये दूसरे शब्दों के मुकाबले में मुझे ये शब्द ज़्यादा पसंद है। तो ये आप बिल्कुल बोलते रहे, इसको बिल्कुल भी बंद ना करें। ये दीप आपसे गुजारिश है। आइए अब मैं आपका जो सवाल है उसका जवाब दे दूं। नई पोजीशन कैसे बनानी चाहिए? निफ्टी खरीदे 10,475 का स्टॉप लॉस अभी रखिएगा, बाद में 10,550 पर स्टॉप लॉस को खींच के लाइए। 10,650 जहां पर हम खुलेंगे 10,650 10,700 की रेंज में, 10,750 और बहुत हो गया तो 10,800 वैसे संभावना कम है, बन भी सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते। आज भी मेरा मूड वैसे ही था दीप जैसा कि गुरुवार को था कि आज शॉर्ट है ही नहीं, करेक्ट। शॉर्ट देने का मन आज बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आज सिर्फ मैंने एक ही रीजन से शॉर्ट दिया। मैं ईमानदारी से बता दूं, पता नहीं वो दिल में थोड़ा दुखी रहती कि ये चीन अमेरिका ये शिप विप भेज रहे हैं, पता नहीं कल को कुछ कर दे करा दे, तो सेफ रहने के हिसाब आज मैंने ईमानदारी से खाली सेफ रहने के हिसाब से ऊपर में शॉर्ट कॉल दिया है। बाकी शॉर्ट ना भी करें, गिरावट में खरीदारी करें तब भी चलेगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो गुरुवार के दिन था कि आज शॉर्ट है ही नहीं, ठीक है ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम है। कम किस वजह से? डेटा से नहीं, न्यूज से, कि कोई न्यूज आ गई तो वो एक डर मेरे मन में है थोड़ा सा, कोई न्यूज आ गई तो। डर होने से कुछ नहीं है, जरूरी नहीं कि मेरा डरने से न्यूज आएगी, ना आए तो बहुत अच्छा, बस खाली उतना ही है। अदरवाइज आज भी वैसा ही मार्केट है जैसा गुरुवार का था कि शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है ना। तो जहां शॉर्ट नहीं करना है वो मार्केट बताता है, और उसका रीजन भी मैं बता दूं आपको शॉर्ट क्यों नहीं करना है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 10,750 पार करते ही फिर 10,900 11,000 तक का रास्ता एकदम साफ है, बीच में कोई खास ऐसे रुकावट वाले लेवल है नहीं दीप। तो इसलिए आप बढ़ भी सकते हो। तो 10,700 750 और बहुत हुआ तो 10,800 तक के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। अब बेचना कहाँ है? क्या 10,700 10,750 पे बेचना चाहिए? बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं आप और कॉन्ट्रा ट्रेड लेना जानते हैं, स्किल ट्रेडर्स हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बहुत बड़ा नहीं चाहिए, स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो 10,750 के जितना नज़दीक बेचेंगे उतना ठीक है। 10,800 का स्टॉप लॉस है और टारगेट बहुत ही छोटे नहीं, देखो 10,650 625 और 10,600 मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा तो है ही नहीं। इतने ही टारगेट के लिए आपको बेचना है, तो ये है आपके लिए। आइए अब बैंक निफ्टी में 21,700 स्टॉप लॉस रखना है आपको। अब 5 टारगेट है और बहुत इतने आसानी से टारगेट निकले, मैं क्या बताऊँ आपको, एकदम बढ़िया परफेक्ट फर्स्ट क्लास। 22,050 100 पॉइंट ऊपर, 22,150 और 100 पॉइंट ऊपर, 22,250 और 100 पॉइंट ऊपर, 22,350 और 100 पॉइंट ऊपर, 22,450। अब आप कहेंगे इसमें क्या नहीं, लेकिन सारे के सारे लेवल्स निकल कर आ रहे हैं वैसे के वैसे डेटा के हिसाब से। तो जितने आ रहे हैं अब इसमें से ये कहाँ वाले पे जाके रुकेगा ये कहना मुश्किल है। 22,450 तक पहुंचेगा, 350 150
ये मार्केट बताएगा, लेकिन ये लेवल्स हैं ताकि आपको ये ध्यान रहे कि जब भी आपको प्रॉफिट बुक करना तो किन लेवल्स के आसपास कहाँ बाजार पहुंच रहा है, तो उस हिसाब से ये करना है। तो ये आपके लिए सिंपल चीज़ हो गई। अब बैंक निफ्टी में बेचने की बात करते हैं। 22,350, 22,400, 22,300, 22,450, यहाँ पर मैं चांस लेने को तैयार। अच्छा, एक चीज़ दीप समझिए, फर्क क्या है निफ्टी बेचने का उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी बेचने का कॉन्फिडेंस है। क्यों है मैं बताता हूँ। 24 जून को हमने बैंक निफ्टी पे हाई बनाया 22,479 का, 22,479, 22,475 समझ लीजिए, राउंड फिगर में 22,500 पकड़ लीजिए, ठीक है। 22,500 का हमने हाई बनाया और 22,264 का 23 जून को हमारा क्लोजिंग हाई है। तो ये 250 पॉइंट की 200 पॉइंट की रेंज ऐसी है जो अभी तक हम पार नहीं कर पाए। 23-24 जून का हाई बैंक निफ्टी में पार नहीं हुआ। देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। 23-24 जून से आज हम कहाँ गए, 2 हफ्ते तो हो गए आराम से। 2 हफ्ते में वो हमने हाई पार नहीं किया, जबकि निफ्टी ने 10,328 का हाई पार करके आज हम देखिए 10,600 पे आ गए। मतलब निफ्टी की 3% से ज़्यादा की आउट परफॉर्मेंस है बैंक निफ्टी के मुकाबले में हाई के लिहाज से। और प्लस 22,500 से बैंक निफ्टी जो 700-800 पॉइंट 2-2.5% और नीचे वो अलग, यानी कि बैंक निफ्टी के मुकाबले में 5-6% कम, 6% कम बढ़ा है, ठीक है। तो अब या तो ये हो सकता है कि निफ्टी नीचे आए, या ये हो सकता है कि निफ्टी है ना बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाए। तो अभी आपको ज़्यादा क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि निफ्टी ले जाएगा बैंक निफ्टी को ऊपर। तो संभावना ये ज़्यादा है कि बैंक निफ्टी में भी अब जो पिछड़ापन है, जो रुका हुआ है, अटका हुआ है, ये जोश ला सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये, निफ्टी चूंकि बढ़ चुका तो अब आपको है ना वो भी तो चाहिए सेक्टोरल चर्निंग। अब आगे इंडेक्स को कौन बढ़ाएगा? तो भाई रिलायंस ने अपना काम किया, आईटीसी वगैरह ने अपना काम किया, थोड़े बहुत टीसीएस वगैरह चल गए, तो अब बैंक निफ्टी का चलना भी तो ज़रूरी आ रहा है। तो जैसे ही बैंक निफ्टी अब चलेगा आपको इंडेक्स में सपोर्ट आता दिखेगा। तो ऐसा एक ये ट्रेड बन सकता है, ये सिचुएशन बन सकती है, इसको फोकस में रखिए। उस लिहाज से आपको 22,300, 22,450 की रेंज में एक यहाँ पर चांस लेना चाहिए, एक बार वहाँ पर रुकना चाहिए बाजार। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 22,550 का होगा। 22,200, 22,050, 21,950 ये टारगेट आपके लिए बैंक निफ्टी पर, अगर आप शॉर्ट करते हो। जी दीप, ये इंटरेस्टिंग ट्रेंड निकल कर आ रहा है। नजर रखिए बैंक निफ्टी पर एक कैचअप रैली के अगर संकेत आ रहे हैं, स्पेशली जिस तरह से पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज हैं, तो वहां पर आप एक्शन भरपूर देखेंगे। सर, आपने सेक्टोरल चर्न की बात करी या सेक्टर्स में मूवमेंट की बात करी, उस लिहाज से कौन से सेक्टर्स अब फोकस में आते हुए दिख रहे हैं? देखो सेक्टर तो अब दीप ऐसा ना कि छोटे छोटे वाले बहुत चल रहे हैं। तो बजाय सेक्टर के मैंने आज डिसाइड किया कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पे फोकस रखो। दिग्गज तो चलेंगे, बैंक निफ्टी पे बढ़िया ट्रेड बनेगा, मैं बताऊंगा। अभी मेरा आज पूरा फोकस है बैंक निफ्टी पर, जिससे कोई अच्छा ट्रेड निकलेगा मैं बताने वाला हूँ आपको। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी तेजी बाकी है, मोमेंटम है एक्चुअली। ये वो मैं जयपुर वाले जैन साहब के साथ बात करता हूँ ना कि वो कुंभ का मेला लगता है, जब 12 दिन है ना ऐसे चलते हैं मिड कैप स्मॉल कैप, जैसे कल मिलेंगे नहीं, और होता भी वही है कि वो भाव पे कल मिलते नहीं है नेक्स्ट डे, आई मीन। तो इसलिए लोग कूद कूद कर लेते हैं। तो ये कूद कूद कर लेने का जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का मामला चल रहा है, वो मुझे लगता है अभी भी थोड़ा जारी रहेगा। तो वहाँ पर तेजी है। जी दीप, मिड कैप स्मॉल कैप पर नजर रखेंगे। एफएनओ बैन में भी सर अब 6 दिन हो गए नई सीरीज के, तो हम देख रहे हैं कि कुछ और एडिशंस और स्टॉक्स की लिस्ट बढ़ती हुई दिख रही है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस रिजल्ट के पहले एफएनओ बैन में आ गया था। रिजल्ट तो मिले जुले से हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स आए कुछ पैसा डाल रहे हैं, तो देखना होगा क्या कुछ है। रिपोर्ट तो आज मैं मॉर्गन की देख रहा था, शायद 75 रुपये के टारगेट के लिए रिपोर्ट भी आई है। भगवान जाने, समझ में नहीं आता ये स्टॉक कैसे क्या है। ये मैं सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए छोड़ देता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस मेरे बस की बात नहीं है आईबुल हाउसिंग का करना। मतलब उसके बेसिस पे आज स्टॉक कैसे भागेगा ये बताना मेरे लिए मुश्किल काम है। तो मैं आसान काम ही करूँ ना जो मैं कर सकता हूँ। 857 करोड़ की अच्छा 3 बाकी के स्टॉक बैन में हैं, आइडिया, ग्लेनमार्क और सेल, ये तीनों स्टॉक बैन में हैं। मैं आपको एक बार एफआईज के डेटा बता दूं। 857 करोड़ की खरीदारी एफआईज ने की है कैश मार्केट में, और वायदा कारोबार में 500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। अच्छी बात है कि स्टॉक फ्यूचर्स में भी बिकवाली नहीं है, खरीदारी नहीं तो बिकवाली भी नहीं, खाली 39 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बहुत छोटे हैं। तो नेट नेट है ना 1300-1400 करोड़ की खरीदारी एफआईज ने कर डाली है फ्यूचर्स में, और ऑप्शन 640 करोड़ के खरीदे हुए हैं। तो एफआईज की तरफ से बड़े दिनों बाद है ना ये थोड़ा डेटा ठीक आया है जहाँ पर वो खरीदारी कर रहे हैं। अब सामने घरेलू फंड ने थोड़ा हाथ रोका है,
तो 322 करोड़ की उनकी बिकवाली बड़ी नहीं है, ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है। तो थोड़ा सा हम इसको न्यूट्रल रखेंगे और एफआईएस के आंकड़ों को पॉजिटिव। जी दीप। एफआईएस के आंकड़े पॉजिटिव है और कई दिनों बाद हमने खरीदारी आती हुई देखी है, तो एक फाइनली आप कह सकते हैं अच्छा संकेत है एफआईएस जो कैश मार्केट की एक्टिविटी है। वायदा कारोबार के संकेत देखें सर तो कुछ अहम लेवल्स जो निकल कर आ रहे हैं आपके हिसाब से? वायदा कारोबार के संकेतों में देखो दीप, दो तीन चीजें हैं जो समझनी चाहिए। पहली चीज तो निफ्टी में डिस्काउंट बहुत है 35 पॉइंट का, तो ये डिस्काउंट कम होना चाहिए। तेजी का मार्केट में इतना डिस्काउंट ठीक नहीं है। बैंक निफ्टी भी 24 पॉइंट की प्रीमियम से 8 पॉइंट के डिस्काउंट पर फिर चला गया। वजह साफ है, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई है और 1.61 का जो पुट कॉल रेशियो था वो घटकर 1.50 आया है, तो यानी शॉर्ट कवरिंग हल्की तो हुई है शुक्रवार के सेशन में, जो कि एक अच्छा संकेत है। पॉइंट नंबर 1। और अच्छा हाँ, मुझे भी बहुत शुक्रवार के सेशन में, जो कि एक अच्छा संकेत है। पॉइंट नंबर 1। और अच्छा हाँ, मुझे भी बहुत सारे लोग ट्वीट करके, सबसे ज़्यादा मैं है ना पॉइंट नंबर 1 बोलता हूँ। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ऐसा है। मैंने पॉइंट वाइज बोलने की आदत है, हो सकता है मैं भी अभी ध्यान रखूँगा, लेकिन मैं बदलूंगा नहीं ऐसा। मतलब वो भाई अगर हमारा ध्यान, देखो मैं एक सिंपल आपको फॉर्मूला बताता हूँ और वो जो मैं फॉलो करता हूँ और जो एक्चुअली हमारे सारे गेस्ट को, एक्सपर्ट को करना चाहिए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? जैसे आप हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? अच्छा सवाल पूछें, कड़क बढ़िया, जिससे अंदर से कुछ निकल कर आए, चाहे वो मुझसे पूछे चाहे गेस्ट से पूछे, ठीक है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि मेरा डेटा का एनालिसिस परफेक्ट हो, मार्केट का डायरेक्शन है। अगर हम बिल्कुल में, पॉइंट में, इन चीज़ों में दिमाग लगाएंगे ना, तो पता चला एनालिसिस पे फोकस हट गया, उसमें नुकसान दर्शकों का ज़्यादा है। तो हमारा जो काम है ना, हम उसी पे फोकस रखेंगे कि ज़्यादा जाने दो, जो बोल रहे हैं जैसे बोल रहे हो ठीक है, कोई संसदीय शब्द तो है नहीं जिसमें कहीं किसी को दिक्कत हो। तो चलिए आइए अपना, तो पॉइंट सिंपल है ठीक है, पॉइंट सिंपल है कि बैंक निफ्टी में 10,500 अब मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। जब अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 20 लाख शेयरों का पुट में। छोटी सी रिकॉर्ड 10,600 की थी, वो आपने शुक्रवार को भी पार किए और आज फिर से ऊपर खुलेंगे। 10,600 के ऊपर ना डीप शॉर्ट कवरिंग आएगी। रीजन बताता हूँ। 24 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, जो हाईएस्ट है, और इसके ऊपर आज आप खुलेंगे तो ये रिस्क पे आ जाएंगे। और अच्छा, सीरीज का अभी आज एक ही दिन हुआ है वीकली वाले का, तो शॉर्ट कवरिंग आपको है ना 50-75 पॉइंट तो ऐसे ही ले जाएगी। और आप तो खुल रहे हैं 10,700 के नजदीक, तो 10,600 और 10,700 ये अगर और जुड़ गए तो लगभग आपके 55 लाख शेयर है ना रिस्क पे आ जाएंगे कॉल राइटर। देखो अभी तो बहुत टाइम है, उससे पहले ही 55 लाख शेयर कैसे? 10,500 के कॉल में 9 लाख शेयर, 10,600 में 24 लाख शेयर, 10,700 में 19 लाख शेयर। तो 50-55 लाख शेयर अगर 10,700 के ऊपर निकलते शॉर्ट कवरिंग करेंगे, ये 50 पॉइंट ऐसे बढ़ाएंगे निफ्टी को। 10,700 के ऊपर निकलकर टिक गए निफ्टी आज सुबह 15-20 मिनट आधा घंटा, तो ये 10,750 आज ही दिखा देगा। ये नोट करके रख लीजिए। तो 10,750 आज ही दिखा देगा। 50 पॉइंट तो मिनिमम इसको वहां से भागना है शॉर्ट कवरिंग की वजह से। ये मुझे निफ्टी के डेटा में साफ नजर आ रहा है। और तब आपका बेस शिफ्ट होकर ऊपर 10,600 पे आ जाएगा। 10,550, 10,600 परफेक्ट सपोर्ट जोन हो जाएगा ये आपके लिए। तो ऊपर की अपसाइड खेलिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में, उसके पार निकलते ही शॉर्ट कवरिंग। अब आइए बैंक निफ्टी 22,000 छोटी रुकावट का लेवल है। 5 लाख शेयर कॉल्स में है वहां पर, और उसके पार निकलकर 22,050, 22,100, 22,100 बेसिकली ये समझ लीजिए 100 पॉइंट की रेंज रुकावट का। इसको पार करके टिके तो आप 22,250, 22,350 की तरफ आज ही बढ़ जाएंगे, ये मानकर चलिए, क्योंकि वहां पर भी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना है। लेकिन हाँ, अभी जो डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से आप 22,500 जल्दबाजी में पार नहीं करेंगे, ये समझ में आ रहा है। तो फिर आज गैप से खुलकर अब आप ऊपर टिक गए तो 22,000, 22,500 की रेंज में आप जाकर ट्रेड करना शुरू करेंगे। ओपनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है बैंक निफ्टी की, 22,000 के ऊपर निकलना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कहूंगा 3 दिन हो गए भाई, एक दिन तो 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग दिखाओ, और वो आज हो जाए तो कहने क्या। जी दीप, नजर रखेंगे बिल्कुल अनिल जी, 22,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो फिर इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। चलिए, ये तो आज का सेटअप है, अच्छा दिन होने वाला है ट्रेड के लिए। देखते हैं किन तरह के लेवल्स पर ट्रेडिंग होती है, पर उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स खबरों के दम पर एक्शन में दिखेंगे और साथ ही ब्रोकरेज फोकस आज किधर है। मानसी, कुशल, पूजा और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार है। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और कौन से स्टॉक्स हैं फोकस में। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज कुछ अहम कंपनीज है कैश स्पेस में जिसके नंबर्स आएंगे। एनबीसीसी, आईएफबी इंडस्ट्री, सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर, बोडल केमिकल्स, डीसीडब्ल्यू, सुजलॉन एनर्जी, इनके नंबर्स पर फोकस करेंगे। ई क्लब्स शेयर बायबैक पर आज कंपनी फैसला सुनाने जा रही है।
पीवीआर राइट्स इशू के दाम पर आज एक बोर्ड बैठक होगी। 300 करोड़ का राइट्स इशू का साइज है जो कि तय किया गया। एक्स डिविडेंड, आईटीसी और माइंट्री आज ट्रेड होते हुए दिखेंगे। नतीजों के लिहाज से इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस वीकेंड के दौरान कंपनी के नंबर्स आते हुए हमने देखे। कंपनी के नंबर्स मिले जुले हैं, हालांकि एनपीएस में गिरावट देखने को मिली है। इनकी टोटल इनकम 32% गिरी है। इनका मुनाफा 86% गिरता हुआ दिखा है। ग्रॉस एनपीए 1.94% से 1.84% पर जाते हुए दिखे हैं तिमाही दर तिमाही आधार पर। इक्विटी के जरिए $30 करोड़ तक जुटाने की मंजूरी कंपनी के बोर्ड ने दे दी है। डेट के जरिए 5000 करोड़ जुटाने की मंजूरी यहां पर मिलती हुई देखने को मिलेगी। एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के नतीजे कमजोर रहे हैं। इनके रेवेन्यूज 36% गिरे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में 40% की गिरावट देखने को मिल रही है और इन्होंने 2282 करोड़ का नुकसान भी झेला है। गति की अगर बात करें, यहाँ पर भी नंबर्स जो हैं कमजोर ही हैं। कंपनी की आय करीब 19% गिरती हुई दिखी है। साथ ही इन्होंने कामकाजी नुकसान झेला है करीब 18.5 करोड़ का और इनका नुकसान जो है 10 करोड़ के मुनाफे से कंपनी करीब 70 करोड़ के नुकसान देख रही है। ओके, तो ये कई सारे स्टॉक्स हैं जो आज नतीजों के दम पर एक्शन में रहेंगे। कुछ अपडेट्स भी आए हैं क्वार्टरली, कुछ और अर्निंग्स हैं। लिस्ट कुशल के पास है। गुड मॉर्निंग कुशल, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। तो हिम्मत सिंह का सीड जो टेक्सटाइल फर्म है, यहाँ पर आप फोकस रखिए। इनके नतीजे जो हैं आज के जो एक्चुअली कमज़ोर आते हुए नजर आए। इनफैक्ट इनकी जो ओवरऑल अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो वहाँ पर 35% की फॉल हमें देखने को मिली है और अब करीबन 435 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट किया है। और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा था पिछले साल करीब 48 करोड़ रुपए का, अब जो है उनका घाटा आता हुआ दिखा है 69 करोड़ का। तो मुनाफे से घाटे में कंपनी आती हुई नजर आई है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स में भी करीब 4% का फॉल हमें देखने को मिला है। तो इसके अलावा कुछ एक ऑपरेशनल अपडेट्स हैं क्वार्टरली जो हम फोकस करेंगे आज के सत्र में, जिसमें एचडीएफसी बैंक पहला है कि जैसे कि आप बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो इनके क्वार्टरली नंबर्स आए हैं वाई आधार पर, एडवांसेज जो है 21% बढ़कर करीब 10 लाख करोड़ पर आते हुए नजर आए हैं। साथ ही कंपनी की जो डिपॉजिट्स है वहां पर भी 25% का इजाफा हमें देखने को मिला है। इसके अलावा एचडीएफसी लिमिटेड, इसके भी ऑपरेशनल अपडेट आए हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो इन्होंने एचडीएफसी लाइफ में करीब 2.3 करोड़ शेयर्स बेचे थे, उससे 1241 करोड़ का मुनाफा इनको आता हुआ नजर आया। पिछले साल करीब 1900 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने कमाया था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पर। और साथ ही कंपनी के जो लोन्स असाइन किए हैं कंपनी ने, वो करीब 1376 करोड़ के हैं। 7230 करोड़ पिछले साल थे। तो यहाँ पर आप फोकस रखिए। इसके साथ साथ अगर आप देखें पर्टिकुलरली कि यहाँ पर जिस हिसाब से ऑपरेशनल नंबर्स और फेडरल बैंक के आते हुए दिखे हैं, यहाँ पर इनका जो डिपॉजिट है वो 17% बढ़ा है सालाना आधार पर और जो ग्रॉस एडवांसेज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं देखने को मिली है। करीब 8% की बढ़त हमें देखने को मिली है। हालांकि कासा रेशियो जो है कंपनी का वो करीब 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ता हुआ नजर आया, 32% हो चुका है। तो इस साथ साथ अंत में शोभा, यहाँ पर इनके Q1 FY21 के अपडेट्स भी आते हुए दिखे हैं, पर इनकी जो बिक्री है 40% का फॉल यहाँ पर देखने को मिला है सालाना आधार पर और कंपनी की जो रियलाइजेशंस है वहां पर भी 2% का फॉल हमें देखने को मिला है। ओके, तो कई सारे स्टॉक्स हैं जिनके ऑपरेशनल अपडेट्स आए हैं और थोड़े रिएक्शन वहां पर भी आपको आते हुए दिखेंगे। कुछ और स्टॉक्स जिन पर आपको फोकस रखनी चाहिए, पूजा बताएंगे हमें। पूजा बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत मैरिको से करते हैं। कंपनी ने Q1 FY21 के भी ऑपरेशनल हाइलाइट्स जारी किए हैं, जिसमें कि उनका मानना है कि जून में तो कारोबार सामान्य रहा है, लेकिन इस पूरे तिमाही में वॉल्यूम में हल्की ग्रोथ देखने को हल्की गिरावट देखने को मिली है और आय में भी डबल डिजिट गिरावट यहां पर देखी गई है। और इसके अलावा अप्रैल में मेडिकल हैंड सैनिटाइजर भी कंपनी ने लॉन्च किया है। तो ये एक अपडेट है Q1 के लिए। इसके अलावा टेक महिंद्रा पर भी नजर रखे। BSNL को 4G के इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए अब नई बोलियां लगाएगी कंपनी, और कंपनी ने टेलीकॉम के सॉफ्टवेयर डिवाइसेस बनाने के लिए ITI के साथ करार भी किया था। तो ये एक अपडेट टेक महिंद्रा की तरफ से। इसके अलावा फर्टिलाइजर शेयरों पर नजर रखिए। चंबल फर्टिलाइजर्स, GNFC, कोरोमंडल जैसे स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। अप्रैल जून में जो खाद्य बिक्री है वो उसमें 83% की बढ़त देखी गई है और यूरिया की बिक्री में भी करीब 60% से ज्यादा की बढ़त इस बार दर्ज हुई है। ओमेक्स, ये शेयर भी काफी समय से फोकस में था अपने उतार चढ़ाव के चलते, और अब उसके बाद शेयर में जो उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा था उस पर कंपनी की सफाई आई है। उनका कहना है कि कोविड-19 के असर के चलते Q4 के नतीजे
जारी नहीं किए हैं। ऑफिस खुलने के बाद वो जल्द ही इस पर कामकाज शुरू करेंगे और प्रोजेक्ट में देरी या मैनेजमेंट में बदलाव की फिलहाल कंपनी के पास कोई जानकारी नहीं है। कारोबार सामान्य चल रहा है। इस तरह के क्लैरिफिकेशन एक्सचेंजेस पे दिए हैं ओमेक्स ने। ऑटो स्टॉक्स भी फोकस में रहेगा। इसके अलावा एमएसटीसी भी पर ही नजर रखिए। एक इंटरव्यू में रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी का कहना था कि स्क्रैपेज पॉलिसी अब फाइनल स्टेज पर है और जल्द ही इसका कुछ अपडेट यहाँ पर निकल कर आएगा, तो यहाँ पर भी आप नजर रखिए। कुछ बोर्ड बैठक भी आज फोकस में रहेगी। आईसीआईसीआई बैंक 8 जुलाई को कंपनी की बैठक है जिसमें कि पूंजी जुटाने को लेकर कुछ फैसला लिया जाएगा। और इसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी कंपनी की 8 जुलाई को बोर्ड की बैठक है जिसमें कि क्यूआईपी की इश्यू प्राइस तय किया जाएगा। ओके, तो नज़र रखिए फंड रेजिंग को लेकर भी जो डिटेल्स आ रही हैं आईसीआईसीआई बैंक की, पिछले हफ्ते भी इस पर बातचीत चल रही थी, वहां पर भी नजर रखिए। और कई सारे स्टॉक्स और एक्शन में हैं। देख लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, सबसे पहले तो बताइए ये जो Q1 के ऑपरेशनल अपडेट्स आए हैं उन पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए एचडीएफसी बैंक यहाँ पर जो ऑपरेशनल हाइलाइट्स आई हैं, इसके बाद ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं। सीएलए से खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं। 1250 रुपए के लक्ष्य लिए 1075 रुपए शुक्रवार की क्लोजिंग। और यहाँ पर कह रहे हैं कि Q1 में पॉजिटिव लोन ग्रोथ करना ये काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। साथ ही अगर आप देखें तो ये थोड़े से आउटलुक को लेकर थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि आगे जाके रिटेल लोन्स में धीमापन देखने को मिल सकता है। हालांकि मॉर्गन स्टैनली का देखें तो ये भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी है 1285 रुपए के लक्ष्य के लिए। सोबा डेवलपर्स ने भी अपने ऑपरेशनल हाईलाइट जारी किए हैं। यहाँ पर सीएलए से आउटपरफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 252 रुपए के लक्ष्य के लिए। अब ये कह रहे हैं कंसोलिडेटेड लेवल पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो बिक्री है वो प्री कोविड स्तर तक जाती हुई नजर आ रही है। जो इनका डिजिटल चैनल है वहां से बढ़िया अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। जेफरीज भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 306 रुपए के लक्ष्य के लिए। शुक्रवार की क्लोजिंग 221 रुपए की है। मेरिको ने ऑपरेशनल हाईलाइट जारी की। मैक्वारी की रिपोर्ट है आउटपरफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा 367 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये करेंगे इनके पैकेज फूड कैटेगरी का जो सेगमेंट है उसमें आगे आने वाले समय में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और तिमाही के दौरान हो सकता है कि कंपनी ने थोड़ा सा मार्केट शेयर गेन किया हो। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ऑपरेशनल हाईलाइट्स पर आई हैं। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट जिन पर आज आपको दिखेगा एक्शन की करते हैं शुरुआत। एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बिगुल पिक ऑफ द डे का। कुणाल जी गुड मॉर्निंग सर। वही सेम है स्टॉक पिक ऑफ द डे वाला या फिर कोई नया है आज आपके पास? भारतीय एयरटेल था मेरे ख्याल से शुक्रवार को, राइट? गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी बिल्कुल भारतीय एयरटेल था और बहुत ही दमदार चार्ट्स हैं भारतीय एयरटेल के, तो वो तो पिक ऑफ द डे रहेगा ही। और अनिल जी एक स्टॉक और मेरी नजर में आया है, लेकिन उसका नाम लेने से पहले अनिल जी एक छोटा सा मैं जिक्र करना चाहता हूं। जो मस्ती की पाठशाला हमने शुक्रवार को की अनिल जी, तो अनिल जी बहुत सारे फोन्स आए, बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया है उसको अनिल जी। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लोगों को इतना आनंद आया है, लोगों ने उसको 3-3, 4-4 बार रिपीट टेलीकास्ट में देखा है। तो सबका अनिल जी आग्रह है कि इसका ड्यूरेशन बढ़ानी चाहिए। तो ये आधे घंटे का वक्त है, इसको बढ़ाकर 1 घंटा करें, तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा अनिल। चलिए बिल्कुल करते हैं। और कुणाल जी सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र इस पूरे मामले में आप हैं, क्योंकि इसका नामकरण आपने ही किया, मस्ती की पाठशाला। मज़ा भी तभी देखिए बात में गुरुवार को बात हुई और नामकरण आपने कर दिया। वो एक हमने कहा चलो कुणाल जी ने बोला तो बहुत बढ़िया, और शुक्रवार को हो भी गया। तुरंत फुरंत में शो भी हो गया, बन भी गया। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से भी किया और लोगों को पसंद भी आ गया। और क्या चाहिए? तो यही मज़ा है टीवी करने का कि आप तुरंत फुरंत फटाफट काम कर रहे हो। तो शुक्रिया आप सबका। आप चारों तो थे, खाली बाउंसर एक ही बाउंसर है जो मैं नहीं खेल पाया, वो वागले साहब का था। बाकी सबके तो मैंने बराबर से खेले हैं। वागले साहब ने मुझे है ना डक करने में मजबूर किया। तो वागले साहब से इतनी पुरानी पहचान है ना, तो वो मेरी कमजोरी पहचानते हैं कि कहाँ पे मैं अनिल जी को पकड़ूंगा तो वहाँ खेल नहीं पाएंगे। आइए बताइए कुणाल जी आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए एसबीआई लाइफ का चार्ट मुझे बहुत पसंद आ रहा है, जिसमें कि हमने शुक्रवार को एक बहुत अच्छा मूव देखा है। आमतौर पर ये स्टॉक एक रेंज में ही रहता है,
लेकिन जो ब्रेकआउट 828 रुपए के ऊपर हुआ है शुक्रवार को, मुझे लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस स्टॉक में आपको 890 910 रुपए के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में 880 के पहले टारगेट से बाय करें, 828 पर स्टॉप लॉस रख लें। तो एसबीआई लाइफ स्टॉक होगा जिसको आज पिक ऑफ द डे में मैं लेना चाहता हूं। ओके, 828 के स्टॉप लॉस से खरीदें, 844 के आसपास चल रहा है, 880 और 910 के टारगेट के लिए खरीदारी करें एसबीआई लाइफ। बंसल जी, आपकी पिक सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, पिक तो वही है जो शुक्रवार को दिया था, भारतीय एयरटेल। 572 का स्टॉप लॉस, 597 का टारगेट और दूसरा टारगेट 605 का है। बट अनिल जी, आप और दीपांशु अगर ध्यान दें तो हमने टीसीएस पे बाय कॉल दिया था और दोबारा से 2140 के अराउंड अपडेट दिया था कि जिन्होंने लिया है वो होल्ड करें, जिन्होंने मिस करा है वो ऐड करें, सारे नुकसान की भरपाई करेगा। तो ऐसे ही अनिल जी, दो जानदार शानदार स्टॉक रडार पर है, दोनों निफ्टी का पार्ट है, दोनों पे अगर बाई सिग्नल आता है, मोस्ट प्रॉब्ली आज आना चाहिए, तो जैसे ही बाई सिग्नल आएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, 11 बजे से पहले आता है, 11 और 2 के बीच में आता है, जब भी आएगा तो वो सिग्नल अनिल जी जी बिजनेस के व्यूअर्स को मिलेगा तो वो सब चीजों की भरपाई करेगा। तो मिस नहीं करना चाहिए इन सिग्नल्स को, इन दो स्टॉक्स के बाई सिग्नल को। तो जुड़े रहे, चिपके रहे जी बिजनेस के संग। बिल्कुल, फेविकॉल का मजबूत जोड़, छूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, घबराए ना। बिल्कुल कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से तगड़े कॉल्स की तैयारी है। 581 पर खरीदने भारतीय एयरटेल, 572 का स्टॉप लॉस और टारगेट 589 और 605, ये दो टारगेट आपके लिए बंसल जी की तरफ से। गुड मॉर्निंग सर, वागले साहब बताएं सर आपकी पिक। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी, फ्राइडे को आपको बाउंसर आपको डक करना पड़ा था, आपने ऐसे कहा मैं आपको और एक मौका देता हूं, आज का पूरा दिन है, अभी हो सकता है तो अभी कर लीजिए, नहीं तो आज का पूरा दिन है, तब तक आप जो मेरी रिक्वेस्ट थी वो पूरी कर लीजिए। तो देखो, मतलब ऐसा हमारी चैनल पे होता है जहां पर अगर आपको एग्जाम में ठीक जवाब नहीं दे पाए तो वापस एक मौका दिया जाता है। तो आज शाम तक मैं आशा करता हूँ कि आप उसका उत्तर देंगे। चलो, रही बात मेरे स्टॉक की, मुझे बाय करना है सीमेंस में क्लियर कट ब्रेकआउट फ्राइडे को आया, मेरे ख्याल से विश्वेश ने कवर किया था और मेरे रडार पर वही टाइम पे आया था, तो यहाँ पर बाय करें। 1149 का क्लोज है, 1134 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मेरा टारगेट 1188 का है, जो मुझे लगता है आज के दिन में ही आना चाहिए। ओके, 1188 के टारगेट के लिए खरीदें आप सीमेंस। जय ठक्कर हमारे साथ है। जय, गुड मॉर्निंग, बताएं अपनी पिक। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। बाय रिकमेंडेशन है डेफिनेटली, और वो है अंबुजा सीमेंट्स के ऊपर। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इनफैक्ट कहूँगा लास्ट 2-3 दिनों से ये स्टॉक अच्छा ट्रेड कर रहा है, अपने 200 डेमा पे अच्छा सपोर्ट ले रहा है और वहीं से रिवर्सल भी हमें देखने मिल रहा है। और उसके नीचे हमने ये भी देखा है कि 50 डेमा पे भी ये स्टॉक ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया है। बट पिछले कुछ दिनों से मैं कहूँगा अनिल जी, लगभग स्टार्ट ऑफ द जून में, फर्स्ट वीक ऑफ जून से लगभग 1 महीने से ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज हो चुका था। मुझे लग रहा है वो जो जैसे भारती राकेश जी ने कवर किया, साइडवेज हो चुका था, नीचे था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने में है, मैं भी सहमत हूँ। 588 के ऊपर उसमें ब्रेकआउट आ जाएगा। सिमिलरली अंबुजा सीमेंट भी 1 महीने से लगभग एक डाउन ट्रेंड में, डाउनवर्ड स्लूपिंग चैनल में साइडवेज चला है, तब मुझे लग रहा है अंबुजा सीमेंट ऊपर की तरफ चलना चाहिए और 190-150 का स्टॉप लॉस रहेगा। 195-80 के आसपास स्पॉट की क्लोजिंग है। 190-150 का स्टॉप लॉस, ऊपर में जो पहला टारगेट रहेगा वो 202 का, सेकंड टारगेट रहेगा 206 का। ये दो टारगेट्स के लिए अंबुजा सीमेंट बाय करना है, ये पिक ऑफ द डे। परफेक्ट, 202 206 टारगेट खरीदे 191.50 के स्टॉप लॉस के साथ। गुड मॉर्निंग सुमित जी, आपकी पिक सर आज की। अनिल जी गुड मॉर्निंग। मार्केट्स के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, रेंज बाउंड मूव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्टॉक सही लग रहा है वो है इंश्योरेंस स्पेस से एसबीआई लाइफ के अंदर कल की ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट देखने को मिला है। 3 महीने के हायर लेवल्स पे ये क्लोज हुआ है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एसबीआई लाइफ में यहाँ से और भी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 840-44 के आसपास खरीदारी करें, 820 का इसमें लगा है स्टॉप लॉस, और ऊपर में एसबीआई लाइफ में 890 से 900 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, सेम आपकी पिक और कुणाल जी की पिक मिलती हुई, लेवल्स भी लगभग वही सेम है आपके और कुणाल जी के। आइए, जयपुर वाले जैन साहब हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर। ढेर सारी पिक्स होंगी, आपका तो टाइम चल रहा है एकदम, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में कुंभ का मेला लगा हुआ है, बताइए आपकी लिस्ट। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल। पहले तो दीपांशु वाला
जी दीपांशु जी वाला बिल्कुल, आप वाला एकदम पॉइंट वाला जो आपने तकिया कलाम बोला, और मेरा तकिया कलाम में सर्टेनली, जो कि मुझे लोग बाग वैसे ही छेड़ते हैं। मैं वॉक कर रहा था एक दिन, तो उस दिन भी मुझे पीछे से बोलते हैं सर्टेनली सर प्लीज आइए, तो बोला ठीक है आता हूँ। तो वो लोग इतना नहीं हाँ, ना 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 ना, आपका अलग है, आपका अलग है, कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं है। जी देखिए अनिल जी, आप तो मुझे पूरे अंदर तक जानते हो और बहुत पुराने समय से करते आ रहे हैं, 2010-11 से तो कंटिन्यूअसली करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में था, फिर मैंने कंट्रोल करके कोशिश करके कहीं ना कहीं को सर्टेनली तक लाया हूँ। अब देखते हैं सर क्या होता है। बाकी आपने आज बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया, सुबह जो कुंभ का मेला है, 12 दिन हर स्टॉक्स चलेंगे, शायद ये समय वैसा ही है। और आपने बहुत सही पकड़ा अनिल जी, बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है। देखिए मैंने फ्राइडे के दिन जो बाजार अगले हफ्ते शाम को शो किया था, उसमें 3 पिक्स दी थी, उनको जस्ट रिपीट करना चाहता हूँ। एलटीटीएस मैंने इंट्राडे के तौर पे दिया था, एलटीटीएस क्योंकि एलटीआई भी बहुत चल चुका और एलटीटीएस बेहतरीन फंडामेंटल वाला स्टॉक है एल&टी ग्रुप का ही। और एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज जो कि ऑटो इंसुलरी का एक बहुत ही तगड़ा स्टॉक है, नाम टेक्नोलॉजीज है बट एंड्योरिंग रिटर्न्स देगा, और बहुत ही बढ़िया इन्होंने 2 व्हीलर स्पेस में अपना एक वो पेट बना रखी है। और प्लस इन्होंने जो सिंगल डिपेंडेंस एक पर्टिकुलर बजाज ऑटो पे था, उससे अब ये लोग दूसरे 2 व्हीलर कंपनीज पे भी काफी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। और ऐसे समय में भी बाकी ऑटो इंसुलरीज जब नहीं कर रहे काम, एंड्योरेंस इज डूइंग वेरी वेल। और लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर जो कि एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगती है जो वैल्यूएशंस है, सब कुछ बहुत बढ़िया है और बहुत ही बढ़िया डिविडेंड यील्ड है, बहुत बढ़िया ग्रोथ दी है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है इनका फाइनेंस इंडस्ट्री में, बीएफएसआई इंडस्ट्री में। तो ये 3 तो हो गई वो चीज। और मैंने भारतीय सीमेंट्स और अंबुजा लाया था जो कि ऑलरेडी एफएनओ स्टॉक्स में बाकी दिग्गजों ने दे ही दिया। एंड आज के लिए मैंने टाटा कॉफी और विनाती ऑर्गेनिक्स, ये स्टॉक्स है जो कि मैं देना चाहूंगा पिक ऑफ द डे के तौर पे। टाटा कॉफी मैंने पहले भी दिया, चल नहीं रहा है, बहुत ही स्लो मूविंग स्टॉक है, बट ये देगा जंप तो एक साथ 8-10% का कहीं भी दे सकता है। विनाती ऑर्गेनिक्स भी एक फैंटास्टिक स्टॉक है जो कि काफी बार रेकमेंड किया है और मेरे हिसाब से बिल्कुल इसमें निवेश करना चाहिए। ओके चलिए, तो ये 2 स्टॉक हैं जो पसंद है जैन साहब को। और आइए शुभम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कनाडा वाले। शुभम जी हमारी गुड मॉर्निंग, आपकी गुड नाइट का वक्त है। बताइए सर आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, अभी भी मैं इंडिया में ही हूँ, अभी कनाडा में नहीं हूँ, बट जाने का प्लान है एक बार फ्लाइट स्टार्ट हो। हाँ अनिल जी। अच्छा, आप मुझे लगा आप चले गए, आप यहीं हो क्या? अच्छा नहीं अनिल जी, अभी यही हूँ, अभी थोड़ा सा सेफ नहीं है ट्रैवल करना, तो मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ दिनों बाद जाऊंगा। ठीक बात है, बताएं सर, फिर आपका स्टॉक कौन सा है आज का? आज थोड़ा दुविधा वाला दिन है। मैं पहला जो स्टॉक लेके आया था वो था भारती एयरटेल, जिसकी कुणाल जी ने बात कर ली। फिर मैंने सोचा चलो दूसरा स्टॉक बनाता हूँ, तो सीमेंस पे कॉल बनाया, वो वागले जी ने कवर कर लिया। फिर बजाज ऑटो बना ही रहा था, तब तक जैन साहब बात कर लिए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी आज कॉमन स्टॉक्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो मैं सिर्फ भारती एयरटेल पे एक ऑप्शन का लेवल्स में सिर्फ ऐड कर देता हूँ, बिकॉज यही 3 स्टॉक मुझे भी पसंद है, भारती एयरटेल, सीमेंस और बजाज ऑटो। तो भारती एयरटेल का एक 600 का स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन जो 16 रुपये 50 पैसे पे क्लोज हुआ था, उसको खरीदने की राय है। और यहाँ पे टारगेट होगा 24 रुपये का और एक स्टॉप लॉस 12 रुपये पे मेंटेन करें। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि सीमेंस और बजाज ऑटो भी ऑल 2 स्टॉक्स है जहां पे आज एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल में 16 रुपये 50 पैसे में आपको खरीदना है 600 रुपये वाला कॉल ऑप्शन। ये है राय इस वक्त शुभम जी की तरफ से। आइए अब कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करें। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, नतीजे मिले जुले लेकिन कुछ नए इन्वेस्टर्स आने की भी खबर है। हालांकि एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी मैं पढ़ रहा था, वहां पर 75 रुपये के टारगेट्स के साथ रिपोर्ट भी आई है। तो ढेर सारा एक्शन है इस वक्त स्टॉक में, बैन में भी आ गया स्टॉक। तो ये बताएं जय, इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, बैन में है? जी मैं कहूँगा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और टोरेंट फार्मा, ये 2 स्टॉक मैंने लास्ट टाइम दिए थे बीटीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू। और इनफैक्ट टोरेंट फार्मा तो चल गया, मगर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉप लॉस हो गया। 223 का दिया था मैंने, करीब 217 के आसपास मैंने शॉर्ट दिया था। बट अभी भी अनिल जी मैं कहूँगा ये रेंज में ही है, स्टॉक गया कहीं नहीं है, अभी भी रेंज में। ऊपर का जो रेंज का लेवल है करीब 240 का है, नीचे की जो रेंज का लेवल है वो करीब 203 का है।
सो 203 से लेकर 240 की रेंज में है लगभग। अगर आप परसेंटेज मूव देखिएगा नीचे तो मैं कहूँगा लगभग 20% है। मतलब जहाँ पे भी ब्रेकआउट आता है या तो 240 के ऊपर या तो 203 के नीचे, मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 15 to 20% का मूव आएगा। तो अगर इतना बड़ा मूव आने वाला है तो ऑप्शन के जरिए अगर समझिए ये ब्रेकआउट अगर आज नहीं आता अभी ये लेवल्स के पहले अगर ओपनिंग में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग स्ट्रैंगल इनिशिएट कर लेना चाहिए, दोनों कॉल पुट ले लेना चाहिए। से कहीं ना कहीं ये महीने में आराम से ब्रेकआउट आके 15-20% का मूव दे देगा। 240 एंड 203 ये दो लेवल्स ध्यान रखने में। ओके, ये आपके लिए इंडिया बुल्स। आईसीआईसीआई बैंक, शुभम जी ये खरीदेंगे आप, और अगर कोई ऑप्शन हो तो वो बता दीजिए। 8 तारीख को इसकी भी बोर्ड बैठक है, फंड रेजिंग का लेकर प्लान है, क्या है आपकी राय? अनिल जी, बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक हमेशा से एक लीडर रहा है और पिछले 1-2 दिनों से यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक जरूर देखने को मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका बनेगा इस पुल बैक में खरीदारी करने का। तो बिल्कुल यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो एक 380 के स्ट्राइक का अगर हम कॉल ऑप्शन के थ्रू ये ट्रेड बनाए तो मुझे लगता है कि एक सेफर बेट होगा। तो 380 का जो कॉल ऑप्शन है वो लगभग 11 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था, इसको खरीद के चले। 9 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड में मुझे लगता है कि 17 से 18 रुपए तक का टारगेट ये कॉल ऑप्शन के लिए बनता हुआ दिखना चाहिए।